वेलकम टू स्टारलेट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी। प्यारे साथियों, स्टारलेट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हम आपको सीटेट जनवरी 2025 के लिए हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित ये हमारा क्लास फर्स्ट है। यहाँ पर हम आपको सीटेट परीक्षा में पूछे गए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं जी पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारे पास में क्या कहता है? प्रश्न कहता है पहला हमारे पास में कि प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। ठीक है, पहला आंसर था विदेशी साहित्य की रचनाएं। दूसरा आंसर था बी, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं। सी आंसर था कि जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हों। या डी आंसर दिया था केवल कहानियाँ अथवा कविताएं। देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में ऐसी रचनाओं को स्थान देना चाहिए जो कैसी, जो बच्चों के, ऐसी रचनाओं को स्थान देना चाहिए जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिसमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। ठीक है, भाषा की अलग अलग छटाएं हों, यानी कि जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और एवं साथ ही साथ उसमें भाषागत पृथक अभिव्यक्तियां भी हों। तो इसका बी आंसर जो है, बी आंसर जो है वो एक राइट आंसर बन जाता है। बी इज योर राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, बी आपका जो है वो सही आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन 2 क्या कहता है कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, आंसर थे कि कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, या शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, या संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, या डी आंसर था कि किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। ठीक है, यानी एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग जो है, यानी एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग हमारे संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। किसमें होता है? संज्ञानात्मक विकास में क्या होता है? सहायक होता है। तो सी आंसर इसका क्या हो जाए? सही आंसर हो जाता है। इससे क्या होता है कि बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। कैसे व्यक्तित्व का विकास होता है? इट मीन्स जो मुखी व्यक्तित्व होता है, बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्तित्व का क्या होता है? विकास, बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। कैसे? इट मीन्स संज्ञानात्मक विकास में सहायक भी है। एक से अधिक भाषाओं का जब प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या हुआ, ये हमारे संज्ञानात्मक विकास में सहायक भी है। इससे बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास होता है, साथ ही साथ ज्ञान में अभिवृद्धि भी होती है। क्या होता है? साथ ही साथ ज्ञान में इसकी अभिवृद्धि भी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर बन गया सी, यानी कि संज्ञानात्मक विकास में सहायक है एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। क्लियर हुआ? चलिएगा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय, जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनको भाषा सिखाते समय ये आंसर था कि उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके, या उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए, या सी पार्ट था कि कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए, या डी आंसर में था कि अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय यह आवश्यक हो जाता है कि उनके बीच अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करें, न कि उन्हें कक्षा में अलग से बैठने को कहना चाहिए, न कि उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या कहता है? इट मीन्स डी पार्ट हमारा सही आंसर हो जाता है कि दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अधिक से अधिक मौखिक भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो डी आंसर इज योर राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों का भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका होगा? अगर हम बच्चे की भाषिक क्षमता का आकलन कर रहे हैं तो उसका सबसे उचित तरीका क्या होगा? ए आंसर था कि बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए, या बी पार्ट था कि संज्ञा की विशेष परिभाषा को पूरा कीजिए, या सी था संज्ञा को परिभाषित कीजिए, या संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए। देखिए,
निर्दिष्ट विकल्पों में जो हम दिखा रखे हैं, बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्द का प्रयोग करते हुए कहानी लिखने के लिए कहना चाहिए। यानी कहानी हमारे पास लेखन करा जाए, क्या करा जाए, उनको कहानी का लेखन करा जाए। यानी कहानी जो है, कहानी का उनको क्या होना चाहिए, कहानी लेखन होना चाहिए। ठीक है, तो ए पार्ट हमारा जो है वो सही आंसर बन जाता है। ए पार्ट इज योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला 5वां प्रश्न क्या कहता है कि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए उन्हें सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। बच्चों की मौखिक शक्ति का विकास करने के लिए, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। ठीक है, पहला आंसर था कि व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, दूसरा आंसर था अपने अनुभवों का वर्णन, तीसरा आंसर था बातचीत करना, चौथा आंसर था संवाद अदायगी। देखिए, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सर्वाधिक कम प्रभावी जो तरीका है, व्याकरण आधारित संरचना का, जो व्याकरण आधारित संरचना है, ठीक है, उसका अभ्यास कराना। व्याकरण आधारित संरचना का क्या होना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। जबकि अपने अनुभव का वर्णन करना, बातचीत करना, संवाद अदायगी करना निश्चय ही मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के प्रभावी तरीके हैं। ठीक है, लेकिन व्याकरण आधारित संरचना का अभ्यास करना जो है, ठीक है, बच्चों की इट मीन्स मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका जो है, कौन सा, कम प्रभावी की बात कर रहा है इसमें, तो कम प्रभावी तरीका है इट मीन्स व्याकरण आधारित संरचना का अभ्यास कराना सबसे कम प्रभावी तरीका कहा जाता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, से क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। द्वितीय भाषा की बात कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। पहला आंसर था कि विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास करना, या हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करा दीजिए। ठीक है, या सी है दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास कर दीजिए, या डी आंसर था कि बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास होना चाहिए। कहा था निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है की बात कर रहा है, नहीं है की बात कर रहा है, नॉट की बात कर रहा है। ठीक है, 6% में नॉट की बात कर रहा है। देखिए, जो विकल्प दिए हुए हैं उसमें व्याकरणिक नियमों का कंठस्थ कराना, व्याकरण के जो नियम हमारे पास में है, व्याकरण के नियम को कंठस्थ कराना, व्याकरण के जो नियम उन्हें कंठस्थ कर लिए, द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। बी पार्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो व्याकरण हमारे पास में, व्याकरणिक जो नियम हैं उनको कंठस्थ कराना द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। जबकि अगर दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास एवं बोलने के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास, ये द्वितीय भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं। ठीक है, ये द्वितीय भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं, यानी ए, बी, सी, बी और डी बी। लेकिन बी जो है वो नहीं की बात पूछ रहा था, नहीं के लिए क्वेश्चन था, तो नहीं के लिए हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराना ये द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होगा। क्लियर हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। भाषा अगर सीखनी है आपको, तो भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। देखिए, भाषा के व्याकरणिक नियम महत्वपूर्ण होते हैं, या पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, या भाषा की पाठ्यपुस्तक, या समृद्ध भाषिक वातावरण। देखिए क्या होगा कि क्वेश्चन 7 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन है कि भाषा सीखने के लिए जो समृद्ध भाषिक वातावरण है, समृद्ध भाषिक वातावरण की अपनी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो भाषा कोश है उसकी जानकारी के बिना हम भाषा समृद्ध कदापि नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, तो भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा, समृद्ध भाषिक वातावरण होना चाहिए। ठीक है, अगर भाषिक वातावरण होगा तो आप भाषा को सही तरह से सीख पाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे अच्छा किसे महत्व देंगे। ठीक है, किसे महत्व देंगे, इन हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे। देखिए, सीखने की क्षमता का आकलन को महत्व देंगे, या काव्य सौंदर्य को महत्व देंगे, या
निबंध लिखने की योग्यता को महत्व देंगे या व्याकरणिक नियम को महत्व देंगे। यानी भाषा, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? अगर हिंदी भाषा का मूल्यांकन कर रहे हैं, देखिए पॉइंट है कि सीखने की क्षमता का आकलन हिंदी के मूल्यांकन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, न कि काव्य सौंदर्य, निबंध लेखन की योग्यता एवं व्याकरणिक नियम। तो इसका मतलब आंसर ए जो है वो सही आंसर हो जाता है कि सीखने की क्षमता का आकलन जो है, सीखने की क्षमता का जो आकलन है वो हिंदी भाषा के मूल्यांकन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो ए पार्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। ए इज़ योर राइट आंसर बन जाएगा, सीखने की क्षमता का आकलन। क्लियर हो? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है कि एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? एक बहुभाषिक कक्षा में आप सबसे कम की बात कर रहा है, कम महत्व किसे देंगे? सबसे कम महत्व देंगे किसको? ठीक है, तो विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, इसे महत्व देंगे, या कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री को, या कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता को, या बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में पूछा गया कि एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? कम की बात कर रहा है। ठीक है, तो एक बहुभाषिक कक्षा में ये जो इतने विकल्प दिए हुए हैं, ठीक, उसमें सर्वाधिक कम महत्व जो है हमारे पास में वो बच्चों को यह सिखाता है कि दो भाषाओं के मध्य जो है विद्यमान समानता एवं अंतर का विश्लेषण कैसे करना चाहिए। बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है, ये जो है सबसे कम महत्व में आएगा। ठीक है, तो डी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। ए बी सी आपके इट मीन्स जो हैं वो विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य करना है, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्रियाँ, या कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, ये सबसे ज़्यादा महत्व में आएंगे। सबसे कम महत्व में आएगा डी के बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है, ये सबसे कम महत्व में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्या कहता है कि भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? कम की बात कर रहा है यहाँ पर, कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? क्वेश्चन में ये देखना कम या ज़्यादा, कुछ क्वेश्चन में लिखा होता है कि इसमें कम किसमें ज़्यादा है, ये इस तरह के क्वेश्चन, तो वहाँ पर आपको वो पॉइंट पकड़ना है जिस पॉइंट से क्वेश्चन बन रहा है। एक्चुअली क्वेश्चन का जहाँ बिल्कुल मेन इशारे से यहाँ कम पर बात करते हो, इसमें जी जो पार्ट दिए हुए हैं उसमें सबसे इस चीज़ को ढूंढना है कि कम महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा होगा। जैसे कि आंसर में दिया हुआ है कि अभ्यासों में इट मीन्स वैविध्य, या पाठों की संख्या, या विषय वस्तु में वैविध्य, या भाषा की विभिन्न छटाएं। क्वेश्चन है कि भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु कौन है? भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण हो रहा है, ठीक है, भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो वैसे होते हैं वो क्या होते हैं कि भाई अभ्यासों में आपका वैविध्य, विषय वस्तु में वैविध्य, एक भाषा की विभिन्न छटाएं, इसके अंतर्गत पाठों की संख्या का कोई महत्व नहीं होता है। पाठों की संख्या का कोई महत्व नहीं होता है, तो कम महत्वपूर्ण बिंदु कौन है? पाठों की संख्या। ठीक है, ये सभी तीनों जो है ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है, ये तीनों महत्वपूर्ण बिंदु है, लेकिन पाठों की कम संख्या का कोई महत्व नहीं होता है। कम महत्वपूर्ण बिंदु कौन है? पाठों की संख्या। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है? हाँ, बहुभाषिकता क्या समझाती है? कि भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, या भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, या भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, या भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है। जो बहुभाषिकता है हमारे पास में, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन होती है। क्या होती है? महत्वपूर्ण संसाधन। सी पार्ट सही आंसर हो जाएगी। भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन, बहुभाषिता जो है भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन होती है। इससे भी यह एक जो है बहुभाषित विद बनाया जा सकता है, जो कि अपने देश या विदेश की विभिन्न भाषाओं को आवश्यकता के अनुसार समझकर उसको देश हित में उपयोग जो है हम कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुभाषिकता क्या है? भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। आंसर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि भाषा क्या है? विद्यालय में ही सीखी जाती है। बी पार्ट है एक नियमित व्यवस्था है, नियमबद्ध व्यवस्था है, सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है,
या नियमों की जानकारी से ही निखरती है। भाषा जो हमारे पास में है, 12वें क्वेश्चन के बाद, भाषा जो है एक नियमबद्ध जो है वो व्यवस्था होती है। भाषा जो है वो एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है। यानी बी पार्ट हमारा सही पार्ट हो जाता है। देखिए क्या होता है, प्रत्येक भाषा चाहे वह हिंदी हो या अंग्रेजी हो, तमिल हो, सबको अपनी आधारभूत नियमबद्ध व्याकरणिक तकनीक होती है सबके पास। उसे समझकर ही आप भाषा पर विशुद्ध पकड़ बना सकते हैं। तो भाषा क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। क्लियर हुआ, बी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। उसके बाद में आप चलते हैं इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 13 पर। बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या करते हैं? देखिए, बच्चे विद्यालय आने से पहले, बच्चों का विद्यालय में आया उससे पहले क्या है कि अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, या कोरी स्लेट होते हैं, या भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं, या भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। देखो, प्रत्येक बच्चे को अपने माता पिता विद्यालय भेजने से पहले बोलचाल, हाव भाव, कार्य व्यवहार, ठीक है, इत्यादि जो भी सामाजिक जो सदाचार नैतिकता के नियम हैं, ठीक है, उसमें बच्चे को प्रशिक्षित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ए पार्ट यानी अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। सब कुछ पता होता है उन्हें, बोलचाल क्या, हाव भाव क्या, व्यवहार क्या है, इन सब चीज़ों का घर से ही उनको ये चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। तो विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ वो विद्यालय में आने से पहले ये सब चीज़ें जानते हुए होते हैं। ठीक है, तो एक आंसर जो है वो सही आंसर बन जाएगा। 14 क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहते हैं भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। भाषा अर्जन होता है, एक भाषा अधिगम होता है, कि संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं पे पकड़ लीजिए बात को, नहीं की बात कर रहा है, ठीक है, कम ज़्यादा नहीं है, इस तरह की बातें जो आती हैं तो उस चीज़ को हम पकड़ लेंगे। नहीं की बात है तो नहीं से क्वेश्चन को आंसर निकालेंगे। तो भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा से बनती हैं, या भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, ठीक है, या भाषा अर्जन जो है सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। या डी पे आंसर दिया होता है कि सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने का महत्वपूर्ण कारक है। देखो, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम की बात कर रहा है, में हमेशा अनुवाद का सहारा लेना पड़ता है। किसका सहारा लेना पड़ता है? अनुवाद का सहारा लेना पड़ता है। किसका सहारा लेना पड़ता है? अनुवाद का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की भाषा में संपूर्णता तभी आती है, किसी व्यक्ति की अगर भाषा की संपूर्णता की बात करें तभी आती है जब तक वह अन्य भाषाओं की शब्दावली को भी आत्मसात करता हो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि बी पार्ट भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। कैसा होता है? भाषा जो अधिगम है वो कैसा होता है? प्रयासपूर्ण होता है, यानी प्रयासपूर्ण होता है, ये कथन सही नहीं है। ठीक है, भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, ये कथन सही नहीं है, जबकि भाषा अर्जन विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा से बनती है। ठीक है, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, ये भी हमारे पास में सही है। हमारे पास में अब क्या कहता है हमारे पास में कि हाँ, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा जो अधिगम है प्रयासपूर्ण होता है। भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, ये दोनों चीज़ बता रखी है यहाँ पर। सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करना उनका महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन ये नहीं की बात कह रहा था, तो सिंपल एक पॉइंट पे जाएंगे कि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। एक के बारे में बताया और के बारे में नहीं बताया, तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो बी पार्ट जो है वो सही नहीं है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन क्या कहता है? ये कह सकते हैं मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है। क्या कहती है? कि वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। तो मंदिरा क्या है? मंदिरा केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है, केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है, केवल मैं वाले वाक्य को ही बोल सकती है, या लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। बात है 15वें क्वेश्चन की। देखिए, मंदिरा जो है पहली कक्षा में पढ़ती है, ऐसा कहा गया। पहली कक्षा की बात की, पहली कक्षा की बात यहाँ पॉइंट पहली कक्षा से है, तथा तो वहाँ पर वो लिंग वचन
क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। इसका मतलब डी पार्ट आपका सही आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है इक प्रत्यय का उदाहरण है। इक प्रत्यय का उदाहरण क्या है? इक प्रत्यय का उदाहरण क्या है? ठीक है, ठीक है। अच्छा, जैसे सांस्कृतिक, चूंकि, सीमित, संकुचित, इसमें इन तीनों में कहीं इस ना तो इसमें लगा हुआ ना इसमें लगा हुआ, तीनों में कहीं इक आ ही नहीं रहा, बोलने में भी नहीं आ रहा। लेकिन सांस्कृतिक में इक प्रत्यय जो है वो बोलने में ही दिख रहा है। ठीक है, तो इक प्रत्यय का उदाहरण देने के लिए विकल्प में क्या है? सांस्कृतिक इसमें है। ठीक है, इस प्रकार से इक के अगर हम बात करें तो इक में हम कह सकते हैं, देखो मौखिक कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा मौखिक हमारे पास भाषा बन सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास में मौखिक भी लिख सकते हैं, यानी आ सकता है कि मौखिक क्या होगा भाई? मौखिक में हमारे पास में इक शब्द जुड़ा हुआ। ठीक है, उसके बाद कह सकते हैं भाई मानसिक कह सकते हैं, इक आ गया ना, मानसिक आ गया। ठीक है, उसके बाद में हम नैसर्गिक भी कह सकते हैं, नैसर्गिक इक जुड़ गया। ठीक है, तार्किक हो गया, तार्किक इक जुड़ गया। ठीक है, तार्किक में क्या इक जुड़ गया हमारा। प्रारंभिक हो सकता है, कैसा होता है? प्रारंभिक हो सकता है। तो इन सब में क्या जुड़ा है? इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। क्लियर? तो इक प्रत्यय को उदाहरण मिल गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात, 17वें क्वेश्चन की बात करें। मन गणित का अर्थ क्या है? मन गणित का अर्थ क्या है? देखो, मन गणित का अर्थ मतलब कठिन गणित, मन गणित गणित, मन पसंद गणित, या मन ही मन हिसाब लगाना। मन गणित का आशय मन ही मन हिसाब लगाने से होता है। मन ही मन हिसाब लगा लिया भाई, ये तो मन गणित है। ठीक है, प्राय सामान्य लोग कोई हिसाब अगर हल कर देते हैं तो उसमें मन ही मन में गुना भाग कर लेते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या है? मन गणित कहते हैं। मन ही मन में हिसाब लगा लिया इसने तो। ठीक है ना, तो इस प्रकार से मन गणित का अर्थ हुआ मन ही मन हिसाब लगा लेना। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन क्या कहता है? संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। ये सभी प्रश्न जो आपको हम बता रहे हैं, ये जितने क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं, ये सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपको कराए जा रहे हैं। ठीक, सीटेट परीक्षा में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित है। ठीक है, तो इसलिए ये आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आने वाले एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा रिपीट किया जाता है, इसलिए आप इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान से करें, ध्यान से पढ़ें, रटें, जैसे भी है आप इनको ध्यान से करें। जिस प्रकार से आने वाले एग्जाम में आप इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसे सही आंसर दे सकें। ठीक है, चलिए संयुक्त क्रिया का उदाहरण क्या है? संयुक्त क्रिया की बात कर रहा है, संयुक्त क्रिया की बात कर रहा है। देखो, दुकान संभालते हैं, हिसाब लगाते हैं, स्कूल जाते हैं, अध्ययन किया गया। आप क्या किए? इट मीन्स संयुक्त क्रिया का उदाहरण दिए गए विकल्पों में सिर्फ एक ही है कि अध्ययन किया गया, संयुक्त क्रिया है। ठीक है, संयुक्त क्रिया अध्ययन किया गया ही उचित प्रतीक है। इट मीन्स संयुक्त क्रिया का उदाहरण हुआ अध्ययन किया गया। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका निर्वाह, रोल प्ले मतलब भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए बच्चों को अभिनय सिखाना, एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, या विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, या बच्चों को अनुशासित करना। बच्चों को प्रारंभिक कक्षाओं की बात कर रहा है। प्रारंभिक कक्षाओं में रोल प्ले क्या होना चाहिए? देखिए, प्रारंभिक कक्षाओं में रोल प्ले अर्थात भूमिका निर्वाह जो है का उद्देश्य विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान कराना है। विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान कराना ही हमारा सही आंसर होगा। सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। 20वें क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कहता है कि कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? ठीक है, बच्चों का सही रूप लिखते यानी बच्चों का सही रूप शब्दों का सही रूप लिखते समय बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। यानी शब्दों का सही रूप लिखते समय क्या होगा कि बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे, या उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे आगे से गलती न करें। ऐसा तो नहीं करना चाहिए। इट मीन उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान देंगे, ये भी नहीं करना चाहिए। उनसे
शब्दों को 20 बार लिखने को कहेंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि शब्दों को 20 बार लिखने को कहा जाएगा, ठीक है। तो इसमें ए राइट आंसर होगा कि शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो पहला आंसर जो है ए पार्ट सही हो जाता है। 21वां क्वेश्चन क्या कहता है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की जो सफलता है वो किस बात पर निर्भर करती है? देखो, भाषिक नियमों के ज्ञान पर निर्भर करती है, समय एवं अवधि पर निर्भर करती है, समस्याओं के कारणों की सही पहचान करने पर निर्भर करती है, या उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। देखो, जो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता है समस्याओं के कारणों की सही पहचान करने पर निर्भर करती है, ठीक है। समस्याओं के कारणों की सही पहचान कर ले तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता जो है निर्भर करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान करने पर। क्लियर हो? चलिए साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ये हमारा हिंदी का क्लास फर्स्ट है, ठीक है। हमने अपने चैनल में मैथ हुआ, साइंस हुआ, ठीक है, सीडीपी हुआ, ठीक है। हिंदी के साथ साथ मैथ, साइंस और सीडीपी की वीडियो भी अपलोड की हुई है। हम आपको जल्द ही ईवीएस से संबंधित भी क्लास प्रोवाइड करेंगे। मैथ में पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों वीडियो आपको चैनल में मिल जाएंगी। आप चैनल में जाइए, वीडियो मैथ की देखिए, मैथ की बहुत सारी वीडियो अपलोड की हुई हैं। इससे पहले हम मैथ की वीडियो अपलोड कर रहे थे, लेकिन अब की बार हमने मैथ के साथ साथ हिंदी, साइंस, सीडीपी और ईवीएस, यानी जो भी बच्चा हमसे जुड़ेगा, ठीक है, उसको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने भी प्रीवियस ईयर में, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं, जो भी आपके 2011 से लेके 2024 तक के जितने प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं हर सब्जेक्ट से, चाहे हिंदी से हो, चाहे मैथ्स के 1 पेपर 2 से हो, ठीक है, या साइंस से हो, चाहे सीडीपी पेपर 1 सीडीपी पेपर 2 से हो, चाहे ईवीएस से हो, हम सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अपने चैनल पर वीडियो के माध्यम से देंगे। और यहाँ आपको कोई शुल्क नहीं देना है। इट मीन्स ये सभी चीज़ें आपको निःशुल्क प्राप्त होंगी, यानी आपको कोई फीस नहीं देना, कोई कोर्स नहीं खरीदना, सिर्फ आपको वीडियो देखना है और अपनी तैयारी करनी है। क्लियर? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 22, 22वां क्वेश्चन क्या कहता है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक, भाषा शिक्षण जब करते हैं तो उसमें पाठ्य पुस्तक का क्या रोल है, ये पूछा गया। तो भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? एकमात्र संसाधन है, साध्य है, साधन है या अनावश्यक है। देखो, भाषा शिक्षण के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक एक क्या है? एक साधन होती है। क्या हो? साधन। आंसर हो गया सी पार्ट, एक साधन है। 23वां क्वेश्चन क्या कहते हैं, हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि क्या हुआ कि वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, पहला पार्ट। बी पार्ट, हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, या हिंदी बहुत कठिन भाषा है, या प्राय हिंदी उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में क्या होता है? अंतर होता है, ठीक है। देखो क्या हुआ है कि हमारे पास प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में काफ़ी अंतर होने के कारण ही हिंदी भाषी बच्चे हिंदी सीखने में कठिनाइयों का सामना करते हैं। ये बात सही है कि डी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर हो? आगे बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन क्या कहते हैं कि बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? अगर बच्चों का लेखन कौशल का मूल्यांकन आप कर रहे हैं तो कौन सी विधि सबसे बेहतर हो सकती है? देखिए, अपने अनुभवों को लिखना, श्रुत लेख करना, या पाठाधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, या सुंदर लेख का अभ्यास करना। 24वां क्वेश्चन कर रहे हैं कि बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए अपने अनुभवों को लिखना बेहतर होता है। अपने अनुभवों को लिखना बेहतर होगा। ए पार्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर हो? ए पार्ट इज योर राइट आंसर, ठीक है। एक बार फिर कहना चाहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, स्टारलेट क्लासेस एग्जाम स्टडी चैनल के बारे में बताएं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, ठीक है। यहाँ पर आपको, ये हमारा हिंदी का पहला क्लास है, हिंदी के साथ साथ मैथ,
जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों वीडियो आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसी प्रकार से साइंस पेपर 2 से संबंधित, CDP चाहे वो पेपर 1 का हो और चाहे वो पेपर 2 का हो, दोनों CDP आपको हम कराएंगे। EVS के क्वेश्चन भी आपको हम कराएंगे, यानी आपको CTET की फुल तैयारी हम यहाँ कराएंगे। आपको 2011 से लेके 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सभी सब्जेक्ट से, ठीक है, आपका आने वाले पेपर से पहले सभी क्वेश्चनों को आपको वीडियो के माध्यम से निःशुल्क प्रदान करेंगे। कोई शुल्क नहीं है यहाँ पर, कोई शुल्क नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ना है, ठीक है, आपको वीडियो देखना है, अपनी तैयारी करनी है, कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ देश हित के लिए, सीधी सी बात है, ठीक है ना, देश हित के लिए शिक्षा दे रहे हैं और किसी से कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं। सिर्फ आपको तैयारी करनी है, जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उन क्वेश्चनों को करना है, तैयार करना है, अपने सब्जेक्ट को नोट्स पढ़ना, जो भी करना है आपको, ठीक है, लेकिन आपको बस वीडियो देखने, तैयार करना है अपने सब्जेक्ट के हर एक क्वेश्चन को। 2011 से 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, चाहे वो हिंदी के हों, चाहे मैथ के हों, पेपर 1 के हों, 2 के हों, साइंस के हों, CDP के हों, EVS के हों, सभी को आपको हम वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर देंगे पेपर से पहले। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आप हमारे इस प्रयास को सफल बनाइए और हमारे इस चैनल को आगे अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 को। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है, क्या है? संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, आलंकारिक भाषा का प्रयोग करना या मधुर वाणी। देखो बोलना क्या है हमारे पास में, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना ही बोलना कौशल की महत्वपूर्ण विशेषता होती है। तो ये पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। 26वें क्वेश्चन की बात करें, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? अगर एक भाषा शिक्षक हैं आप तो सबसे बड़ी चुनौती क्या है? बच्चों को भाषा सिखाने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रयास से मुक्त कर रखना, भाषा संसाधनों का अभाव है, या बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ठीक है, देखिए भाषा शिक्षक हमारे पास में यानी एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती भाषिक कक्षा में शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना होता है। डी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? 27वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास में, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस भाषा को अधिक महत्व देंगे? यानी पाठ्य पुस्तक की प्रत्येक पाठ को भली भांति समझेंगे, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाएंगे, या बच्चों को व्याकरण सिखाना, या शुद्ध स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग करेंगे, या बच्चों को भाषा प्रयोगों के अधिक से अधिक अवसर देंगे? 27वें क्वेश्चन की बात करें, देखिए एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में एक भाषा शिक्षक के रूप में बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। यानी डी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। आगे बढ़ते हैं 28वें क्वेश्चन में। ये कहते हैं एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोगों में नियम बना सकते हैं, या नंबर बी पार्ट है भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जा सकती है, या नंबर सी है प्रिंट जो हमारे पास समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। समृद्ध जो प्रिंट समृद्ध माहौल है वो भाषा सीखने में सहायक होता है, या व्याकरण के नियम सिखाने में बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से हो जाता है। ठीक है, 28वां क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में व्याकरण के नियम सिखाने में बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा, यह कथन भाषा सिद्धांतों के प्रतिकूल है। इट मीन्स व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से हो जाएगा। क्लियर? डी पार्ट इज योर राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं 29वें क्वेश्चन में कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? नहीं है की बात आ गई। ठीक है, क्या है? पहला आंसर था स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, या वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ कराना।
करना, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। देखिए प्राथमिक स्तर पर वर्णमाला के क्रम में कंठस्थ करना या भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। मतलब ये बी पार्ट जो है वो भाषा शिक्षण का वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं। जबकि स्पष्टता अगर हम आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहें या ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाएं या विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करें या शिक्षण के उद्देश्यों के अंतर्गत ये सभी कर सकते हैं आप। यानी पहला सी और डी पार्ट आपका राइट आंसर है, लेकिन बी पार्ट आपका उद्देश्य जो है वो सही, ये बी पार्ट जो है इसके नहीं के हिसाब से राइट आंसर क्या बोलेगा, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, ये उद्देश्य नहीं है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं कि विचार में इक प्रत्यय, अगर विचार में आपको क्या करना है, इक प्रत्यय लगाकर क्या बनेगा, विचार में अगर इक प्रत्यय लगा दे तो क्या बनेगा, वैचारिक बनेगा, विचारिक बनेगा, वैचोरिक बनेगा या वैचारिक बनेगा। देखो अगर हम विचार में इक प्रत्यय लगा दें, विचार में इक प्रत्यय लगा दें तो क्या बनेगा, वैचारिक। वैचारिक प्रत्यय लगाने के बाद हमें क्या बनेगा, वैचारिक। जैसे हम क्या करते हैं, प्रशासन है, ठीक है, प्रशासन है, प्रशासन, इसमें क्या लगा रहे हैं हम, इक प्रत्यय लगा दें, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, प्रशासनिक, प्रशासनिक बन जाता है। ऐसे ही अगर प्रकृति की बात करें, अगर हम प्रकृति में इक शब्द लगा दें, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, प्राकृतिक बन जाता है। क्या बन जाता है, प्राकृतिक बन जाता है। ऐसे ही अगर हम चमत्कार की बात करें, ये सभी जो हमको बता रहे हैं ये सभी पेपर में आए हुए हैं, ठीक है, चमत्कार में इक लगा दें तो क्या बनेगा, इसमें चमत्कारिक बन जाता है, ठीक है। ये तो आपको 1 2 3 4 जो बताई हैं, ये 2 3 4 जितने भी हैं ये सभी पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम बताएंगे, प्रशासन में इक बताए तो प्रशासनिक बन जाएगा, प्रकृति में अगर इक बनाए तो प्राकृतिक बन जाएगा, चमत्कार में इक लगाएं तो चमत्कारिक बन जाता है। इस प्रकार से विचार में इक लगाने पे क्या बन जाएगा, वैचारिक बन जाता है। तो डी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया प्यारे साथियों? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका अपना चैनल है स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।